ऑडियो नंबर 9। जब मन्यो जागा। एस्प्लेनेड कलकत्ता का चौराहा। एक बूढ़ा अपना खोमचा फैलाए बैठा था। चने, मूंगफली का ढेर और कुछ रेवड़ियाँ, यही उसकी कुल पूंजी थी। इन्हीं की फेरी से जो कुछ आय होती, उससे किसी प्रकार अपने बूढ़े पेट को भर लेता। सुबह से दोपहर तक यहीं बैठता, फिर विक्टोरिया हाउस के मैदान में जा जमता और शाम तक वहीं रहता। दोपहर बाद वहां पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगती, इसलिए कुछ अधिक बिक्री के लालच में वह विक्टोरिया ग्राउंड पर चला जाता। आज सुबह सुबह एस्प्लेनेड के चौराहे पर अपना खोमचा लगाया ही था कि एक अंग्रेज युवक उसके सामने आ धमका और कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए बूढ़े को घूरने लगा। बूढ़ा भयभीत हो गया, पर अभी वह कुछ समझ पाता कि युवक की लात चली और खोमचे का सामान जमीन पर बिखर गया। वृद्ध डर से कांपने लगा, कातर नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए हाथ जोड़ लिए, दया की भीख मांगने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, पर घिग्गी ऐसी बंधी कि शब्द गले में अटक कर रह गए। मम्मा मालिक। अभी वह कुछ और बोल पाता कि तमाचों और घूंसों की बौछार शुरू हो गई। कृशकाय वृद्ध उस प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, गिरकर कराहने लगा। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ उसे। तड़पते बूढ़े को 2-4 लात लगाई। बिखरे हुए चने, मूंगफली को जूतों से रौंदते हुए एक भद्दी सी गाली बकी, यू बास्टर्ड सन ऑफ अ विच, और फिर गर्वोन्नत से सिर उठाए झूमते हुए आगे बढ़ गया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मैदान जीत लिया हो। अभी वह 8-10 कदम ही आगे बढ़ पाया होगा कि उसको अपनी गर्दन किसी बलिष्ठ भुजा के मजबूत पंजों में कसती महसूस हुई। युवक का दम घुटने लगा, पर इसके पूर्व कि वह कुछ समझ पाता, धूल चाटने लगा। आंखें उठाई तो सामने एक कसरती और गठीले शरीर का गद्दावर नौजवान खड़ा था। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, नामाकूल, इस दुर्बल वृद्ध पर हाथ उठाते शर्म नहीं आई? तुम्हें इस अक्षम्य अपराध का दंड मिलकर ही रहेगा। और फिर लात, घूंसों और थप्पड़ों का घनघोर प्रहार। अंग्रेज तड़पने लगा। नाक से खून का फव्वारा फूट पड़ा, किंतु प्रहार थमने का नाम नहीं। अंततः उस बूढ़े खोमचे वाले ने आकर उसे छोड़ देने का नौजवान से आग्रह किया। उठ दुष्ट, जा, बाबा ने तुझे बख्श दिया, अन्यथा आज तेरी खैर नहीं थी। किंतु जाने से पहले इसका जो नुकसान हुआ है उसे देता जा और अपनी दुष्टता की माफी भी मांग, भारतीय युवक ने गरजते हुए कहा। अंग्रेज कराहते हुए उठा और अपने पैंट की जेब से 100 रुपए का एक नोट बढ़ाते हुए क्षीण स्वर में कहा, आई बैग यू पार्डन, और नथुनों से होते रक्तस्राव को रूमाल से पोंछते हुए लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गया। बाबा, युवक का संबोधन था। यदि फिर कभी इस दुष्ट ने छेड़ा तो मैं उस सामने के मकान में रहता हूँ। मुझे बताना, मैं इसकी अच्छी खबर लूँगा। नहीं बेटा, इसे किए का दंड मिल चुका है, अब यह मुझे परेशान नहीं करेगा, और तुम भी इसे अब और सजा मत देना। जितनी मिली उतनी ही काफ़ी है। खैर छोड़ो, तुम अपना परिचय तो देते जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े ने आग्रह किया। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, युवक का स्वर था। बाघा जतिन से अभी तक वृद्ध का साक्षात्कार तो नहीं हुआ था, पर उसके विषय में उसने सुना अवश्य था कि उसने अकेले ही बाघ से निशस्त्र लड़कर उसे मार गिराया था। अनीति के प्रति आक्रोश जिनके मन में हो, ऐसे बाघा जतिन जिस अवधि में धरित्री पर जन्मे, जन्मभूमि को धन्य कर गए। स्वतंत्रता का महल जिस नींव पर रखा है, उसमें एक मजबूत पत्थर जतिन का भी है। महाजनों येन गता सपंथः। जस्टिस महादेव रानाडे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक स्टेशन पर वह उतरे। वहाँ गाड़ी काफ़ी देर तक खड़ी होती थी। एक मित्र से भेंट हो गई। मित्र के आग्रह पर वह उसके साथ डिब्बे में बैठ गए। गाड़ी चलने को हुई तो उससे बात करके वापस लौटे। अपने डिब्बे के पास आकर उन्होंने देखा
कि उनका सारा सामान प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है। वह दंग रह गए। डिब्बे में बैठे अन्य यात्रियों से पता चला कि एक अंग्रेज यात्री यह सहन नहीं कर सका कि किसी भारतीय का सामान उस डिब्बे में रहे। रानाडे ने चुपचाप अपना सामान उठाया और पुनः उस डिब्बे में रख दिया। अन्य यात्रियों ने कहा भी कि ऐसी सहनशीलता किस काम की। उन्होंने सामान उठाते उठाते केवल इतना ही कहा, यदि कोई असभ्यता या अशिष्टता का व्यवहार करे तो हमें अपनी सज्जनता और शिष्टता क्यों छोड़ना चाहिए। यदि बुरा अपनी बुराई नहीं छोड़ना चाहता तो सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग क्यों करें। अन्य यात्री यह सुनकर रानाडे के मुंह की ओर ताकते रहे। सामान बाहर निकालकर फेंकने वाला वह अंग्रेज पूना में सहायक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहा था और रानाडे उसके वरिष्ठ अधिकारी थे। यह जानकर वह अंग्रेज मन ही मन शर्मिंदा हुआ और रानाडे से क्षमा मांगने लगा। गांधी जी नेटाल से स्वदेश लौटने को तैयार हुए तो सैकड़ों व्यक्तियों ने उनके विदाई समारोह में भाग लिया। रजत और स्वर्ण के आभूषणों की कौन कहे, उन्हें तो मूल्यवान घड़ियां तथा हीरे की अंगूठियां तक उपहार में मिलीं। गांधी जी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि प्राप्त उपहारों का क्या किया जाए। वह ऐसे ही संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। जो व्यक्ति दूसरों को त्याग वृत्ति का उपदेश दे, सादगी से रहने के लिए आग्रह करे, वह फिर भला ऐसे मूल्यवान उपहारों को कैसे ग्रहण कर सकता था। उन्होंने कस्तूरबा तथा बच्चों को समझाया। बच्चे तो उनकी बात जल्दी समझ गए, पर कस्तूरबा मानने को तैयार न हुई। वह गांधी जी के निर्णय का विरोध ही करती रहीं। अधिक कहा तो रो पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा, आपने हमारे तो सब आभूषण ले ही लिए हैं। यह उपहार यहाँ के निवासियों ने इतनी श्रद्धा के साथ दिए हैं, पर आप नहीं चाहते कि यह आभूषण मेरे पुत्रों की शादी में काम आए और उनकी बहुएं पहने। फिर यह उपहार तो मुझे मिले हैं, इन पर आपका क्या अधिकार है। गांधी जी ने निर्विकार भाव से समझाया, बा, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि यह सारे उपहार जनसेवा के बदले मिले हैं, अतः इनका उपयोग जनहित के लिए ही किया जाना चाहिए। सन 1896 तथा 1901 में गांधी जी को जो उपहार मिले उन्हें सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्य से बैंक में जमा कर दिया। वह अपने को सदैव सार्वजनिक वस्तु का प्रहरी मानते थे। अमेरिकी सेनापति ग्रांट जिस स्थान पर खड़े खड़े सिगार पी रहे थे उस स्थान पर धूम्रपान वर्जित था। वहां जो निग्रो चौकीदार ड्यूटी पर था उसने आकर कहा, महोदय, शायद आपको नहीं मालूम कि यहाँ धूम्रपान करने की मनाही है। तो मैं क्या करूं? आप यहाँ सिगार नहीं पी सकते। अच्छा, तो यह तुम्हारा आदेश है? और सेनापति ने सिगार तत्काल फेंक दिया। अविस्मरणीय संस्मरण। पहला, स्वामी विवेकानंद मद्रास गए हुए थे। कानून शास्त्र के एक कॉलेज का अवलोकन करते हुए उनकी दृष्टि बरामदे की दीवार पर लगे श्री कृष्ण के चित्र पर पड़ी। अचानक ही वे एक विद्यार्थी से पूछ बैठे, कृष्ण भगवान के चित्र में नीले आसमानी रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्यार्थी ने तुरंत उत्तर दिया, जिस प्रकार नीले आकाश का विस्तार अनादि और अनंत है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के गुणों की भी कोई सीमा नहीं, इसीलिए आसमानी रंग का उपयोग किया जाता है। इस गूढ़ रहस्यमय उत्तर को सुनकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। वही विद्यार्थी बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के नाम से सुविख्यात हुआ। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका मैडम ब्लेवटस्की प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर हवाई जहाज पर चढ़ने की प्रतीक्षा में थीं। उन्हें होवर बंदरगाह से न्यूयॉर्क जाना था। इतने में ही उन्हें एक स्त्री का रुदन स्वर सुनाई पड़ा। करुण हृदय ब्लेवटस्की ने उक्त स्त्री से रोने का कारण पूछा। वह बोली, बहन, मेरे पति ने मुझे अमेरिका जाने के लिए पैसे भेजे थे, किंतु किसी धूर्त अधिकारी ने पैसे लेकर बनावटी टिकट दे दिए हैं और जहाज जाने की तैयारी में है। उस धोखेबाज व्यक्ति को खोजने का समय न था। ब्लेवटस्की ने अपना प्रथम श्रेणी का टिकट वापस करके 4 तृतीय श्रेणी के टिकट क्रय किए और कहा, चलो बहन, जहाज छूटने ही वाला है।
तीसरा, बालक को शाला पहुंचने में नित्य ही देर होती। यों वह 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था, पर कुछ लापरवाही, कुछ आलस्य और कुछ समय की अनियमितता, कभी कभी तो वह शीघ्रता में कोई पुस्तक अथवा कोई कॉपी ही भूल जाता। एक दिन उसके चाचा घर पर आए। माता पिता ने समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और बालक की कलाई पर बांधते हुए बोले, यह है तुम्हारे रोग की दवा। याद रखो बेटा, यदि व्यक्तित्व को किसी महानता के सांचे में ढालना है तो समय की नियमितता सबसे प्रमुख बात है। बालक की दिनचर्या उसी दिन से नियमित होती गई। वह प्रतिभावान बालक था, प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया। चौथा, जिन अपराधियों को आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है उन्हें क्षमा प्रार्थना का अंतिम अवसर दिया जाता है। ऐसे प्रार्थना पत्रों के साथ स्वभावतः ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की सिफारिश भी होती है। ऐसी ही एक प्रार्थना पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति के समक्ष आया, किंतु उसके साथ कोई सिफारिशी पत्र नहीं था। राष्ट्रपति ने अपने निजी सचिव से पूछा, क्या इस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं? मालूम तो ऐसा ही पड़ता है, उत्तर मिला। राष्ट्रपति कुछ क्षण मौन रहे। फिर उस क्षमा याचना पत्र को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा, जिसका कोई मित्र नहीं उसका मैं मित्र बनता हूँ। अदना से अदना आदमी को भी न्याय मिलना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है। वे राष्ट्रपति थे श्री अब्राहम लिंकन। पांचवा, प्रसिद्ध समाजसेवक श्री अन्ना साहब सहस्त्रबुद्धे एक बार जापान गए। अपने मित्र के लिए उपहार स्वरूप वे कुछ आम ले गए थे। चुंगी वालों ने वहां पूछा, ये क्या है? अन्ना साहब ने बताया, यह हमारे देश का बहुत ही स्वादिष्ट तथा उत्कृष्ट फल है। चुंगी अधिकारी ने उन फलों को अपने कब्जे में करते हुए कहा, कृपया इन्हें न ले जाएं। इतने स्वादिष्ट फलों को खाने से जापानी लोगों में इनके प्रति अभिरुचि उत्पन्न होगी और वे इसे मंगाने लगेंगे। तब हमारे देश की इतनी अधिक मुद्रा विदेश चली जाएगी। यह अवांछनीय है। सहस्त्रबुद्धे साहब इस उत्कृष्ट देशभक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। छठवां, सुविख्यात इतिहासकार सर विंसेंट स्मिथ इटावा जिले में एक दौरे पर गए। उस समय वे आगरा के कमिश्नर थे। जिलाधीश ने उनके सम्मान में भोज दिया, जिसमें गौमांस भी बनाया गया था। सर विंसेंट को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने उसे भोजन में से हटाते हुए कहा, इस देश की अधिकांश जनता अपनी धार्मिक भावना के कारण गाय को मात्र स्वरूप मानकर इसके मांस का सेवन नहीं करती। अतः मैं जब तक यहाँ हूँ इसका सेवन नहीं करूँगा। देशवासियों के प्रत्येक भावना का आदर करना मेरा कर्तव्य है। इसे कहते हैं दृष्टिकोण की विशालता एवं विशदता। सातवां, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक विद्वान से वार्तालाप कर रहे थे। बातचीत के दौरान वे सज्जन कुछ आत्म प्रशंसा पर उतर आए। वे मालवीय जी से बोले, आप मुझे 100 गालियां देकर देख लें, मुझे क्रोध नाम मात्र को भी न आएगा। मालवीय जी मंद मुस्कान के साथ बोले, आपके क्रोध की परीक्षा करने से पूर्व ही मेरी वाणी गंदी हो जाएगी, अतः मैं ऐसा क्यों करूं? सुनकर विद्वान आत्मश्लाघा करना भूल गए। आठवां, मैसेच्यूसेट्स के सेनेटर चार्ल्स समर एक दिन प्रातःकाल ही अमेरिका के राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन से मिलने जा पहुंचे। पहुंचने पर देखा कि लिंकन साहब बैठे हुए बड़ी मस्ती से अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। मित्र ने कहा, आप अपने जूतों पर स्वयं ही पॉलिश क्यों कर रहे हैं? क्या कोई भृत्य नहीं? अब्राहम लिंकन मुस्कुराते हुए बोले, अपने जूतों पर नहीं तो क्या किसी और के जूतों पर पॉलिश करूं? अपना काम आप करने में संकोच ही क्या? छोटी छोटी निजी सेवाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना किसी भी प्रकार ठीक नहीं। नौवां, बापू तब बालक ही थे। एक दिन स्कूल पहुंचने में देर हो गई। अध्यापक के कारण पूछने पर उन्होंने बताया, बादलों की वजह से समय का कुछ अनुमान न लग सका और देर हो गई। किंतु अध्यापक को विश्वास न हुआ और उन्होंने गांधी जी पर 1 आना फाइन कर दिया। बालक बापू गंभीर हो गए और उनके नेत्रों से
झरझर अश्रुधारा झरने लगे। अध्यापक ने कहा, तुम तो अमीर बाप के बेटे हो, फिर भी एक आने के लिए रोते हो? सिसकियों में से मोहनदास का स्वर फूटा, एक आने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। 10वां। राजा राम मोहन रॉय तब बालक ही थे। उन दिनों सती प्रथा पूरे जोर पर थी। उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। प्रथा के अनुसार उनकी भाभी को सती होने पर बाध्य किया गया। धधकती ज्वालाओं में जिंदा शरीर को झोंक दिया गया। वेदना से छटपटाकर वह चिता से बाहर दौड़ी, पर क्रूर प्रथा पालकों ने उसे बांसों से ढकेल कर फिर चिता में डाल दिया। जीवन का यह करुण और विभत्स अंत उनसे देखा न गया। हृदय चीत्कारें सुनकर विगलित हो गया। मस्तिष्क में एक विरोध की भावना उठी उस अमानवीय प्रथा के प्रति। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक इस पिशाचिनी प्रथा का अंत न कर दूंगा, चैन से न बैठूंगा। उन्होंने वह कर दिखाया।